आज के इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इससे पूर्व में बनाए गए वीडियो जिसमें कि प्रेमचंद और उनके नमक का दरोगा कहानी की समीक्षा की, उसमें हमने कथानक, कथोपकथन और चरित्र का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम समीक्षा के शेष बचे 3 तत्व, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने जिस देश का और जिस समाज से पात्रों का चयन किया और जिस परिस्थिति का और परिवेश को लिया है उसका यथार्थ अंकन किया है। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। वे अपनी कहानियों में जिस देश, काल, जाति या वर्ग की विशेषताओं को लाते हैं उन्हें यथार्थ वातावरण से परिपूर्ण बनाने का वो प्रयास भी करते हैं। नमक का दरोगा को लेते हैं हम। नमक का दरोगा में जिस वातावरण का उन्होंने सृजन किया है वो एक जाड़े की रात का है। जाड़े की रात के दिन और रात का वर्णन प्रकृति की पृष्ठभूमि पर हुआ है और इस वर्णन के दौरान नमक के सिपाहियों, चौकीदारों आदि की स्थिति परिस्थिति का जो निरूपण किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो देखने योग्य है। हम उनके इस वातावरण को इस प्रकार देख सकते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही, चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहां आए अभी 6 महीनों से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास किया करते थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। देखिए किस प्रकार परिवेश का निरूपण कर रहे हैं। दरोगा जी किवाड़ बंद कर मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही है? और से कुछ न कुछ गोलमोल है, और से कुछ ना कुछ गोलमाल है। तरक ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांटकर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो इस अंश से हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने किस प्रकार जीवंत परिवेश का निरूपण किया है, किस प्रकार यथार्थ निरूपण किया है। रात्रि का समय, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों की कोलाहल, ये सब यथार्थ चित्र हमारी आंखों के सामने चित्रित होकर के उमड़ने लग जाता है। अगले कहानी की समीक्षा का बिंदु आता है भाषा शैली। भाषा की दृष्टि से यदि नमक का दरोगा की हम समीक्षा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि इसमें जो प्रयुक्त की हुई भाषा है, जो शब्द चयन है, वो जनसामान्य की, आम जन की भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया है। बीच बीच में कहीं कहीं
उर्दू और फारसी के शब्दों को भी इन्होंने ला दिया है। तत्सम अथवा संस्कृतनिष्ठ शब्दों का देखा जाए तो उसमें इन शब्दों को भी ला दिया है, जैसे विवेक है, आवश्यकता है, उपरांत है, विरह है, आविष्कार, सर्वसंपत्ति, वृतांत, दुर्दशा, मुखर, स्वाभिमान, दंभ, शरावत जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अलावा शुक्तियों का प्रयोग इसमें प्रेमचंद जी ने किया है, क्योंकि शुक्तियों का प्रयोग करने से भाषा में गंभीरता आती है और वो जीवंत भी हो जाती है। अगर हम नमक का दरोगा में आयु शक्तियों के बारे में चर्चा करें तो देखिए, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपनी भाषा को प्रभावशाली और जीवंत बनाने के लिए शुक्तियों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा की अगली विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं शैली। प्रेमचंद जी ने लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, व्यंजकता का प्रयोग किया है। अदालत के दृश्यों का वर्णन लीजिए, नदी के किनारे बंसीधर अलाउद्दीन के वार्तालाप को लीजिए। इनमें सब में लाक्षणिक सौंदर्य है, वक्रता का सौंदर्य है, व्यंजना का सौंदर्य समाहित है। अब अगला बिंदु आता है उद्देश्य। रचना कोई भी निरुद्देश्य हो ही नहीं सकती। प्रत्येक रचना के पीछे कवि का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो प्रेमचंद जैसे महान कलाकार ने निरुद्देश्य कोई रचना लिखी ही नहीं है। उनकी प्रत्येक रचना में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के रचना की गई है। अगर हम नमक का दरोगा कहानी की चर्चा करते हैं तो इसका उद्देश्य स्पष्ट है। इसके पात्र और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं धन और धर्म के द्वंद्व को उभार करके सामने ले आती है। इस कहानी का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि एक बार तो धन धर्म पर प्रबल होता है, लेकिन अंततः विजय धर्म की ही होती है। यही प्रेमचंद जी का दिखाना का प्रमुख उद्देश्य था। देखिए, पंडित आलोपीदीन धन को ही सब कुछ मानते हैं। उसी के बल पर न केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए थे, बल्कि वो कोर्ट और कचहरी में भी अपना मुकदमा जीत जाते हैं और उन पर लगे सारे आरोपों को वो खारिज करवा देते हैं। बड़े बड़े अधिकारी उनके यहां उन्हें नमन करता था। क्यों करता था? क्योंकि उनके पास धन था, उनके पास संपत्ति थी। इसके विपरीत बंसीधर भले आदमी थे, गरीब थे, किंतु उनके पास था ईमान, कर्तव्य निष्ठा और बुद्धि। वे स्वाभिमानी थे, ईमानदार थे, सत्य के पक्षधर थे और इसी अपनी ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और सत्यवादी प्रवृत्ति के कारण वो आलोपीदीन की कार्यों को छोड़ते नहीं है। हालांकि उनके सामने रिश्वत का प्रस्ताव आता है, लेकिन किसी भी प्रकार अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से वो टिकते नहीं है। पंडित आलोपीदीन जैसे धन के अहंकार में जीने वाले प्राणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि पंडित अपने धन के बल पर अदालत में जीत प्राप्त करते हैं। ये जीत ही धन की धर्म पर जीत है और यह सिद्ध करता है कि हो सकता है प्रारंभ में धन प्रबल हो जाए। यह कहानी का उद्देश्य यथार्थ से परिपुष्ट और प्रेरित दिखाई देता है, किंतु अंत में प्रेमचंद जी ने धन को सब कुछ समझने वाले पंडित आलोपीदीन का आत्मविश्लेषण करवाते हैं और बंसीधर के घर जाकर उसके प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करवाते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करवाते हैं।
उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं और उसे अपने यहां जमींदारी के मैनेजर के पद पर नियुक्त करते हैं और अत्यंत विनम्र भाव से दयालुतापूर्ण वात्सल्यपूर्ण दिखलाई देते हैं। कहानी का ऐसा अंत ये व्यक्त करता है कि प्रत्यक्षतः तो यहां भी धन ने धर्म को अपने वश में किया, किंतु इसकी व्यंजना यह नहीं है। व्यंजना निकलती है कि पंडित आलोपी दिन का विकृत व्यक्तित्व उत्कर्ष पर यहां पहुंचता है और बंशीधर की ईमानदारी और निष्ठा के प्रति वो नतमस्तक हो जाते हैं और उनका ये नतमस्तक होना ही ये सिद्ध करता है कि अंततः धर्म की जीत होती है। धर्म के सामने धन टिक नहीं पाता है। कहने का अभिप्राय यह, कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यह है कि कहानी का उद्देश्य यथार्थ के भीतर से आदर्श की ओर गया है। शुरुआत में यथार्थ का अंकन किया और अंत में सत्य की, धर्म की जीत दिखा करके आदर्श की स्थापना की है। तो ये कह सकते हैं कि इस कहानी में यथार्थ को उभारा है और अंततः आदर्श बाजी मार जाता है। इस कहानी में आदर्श आरोपित नहीं है बल्कि सहज रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इस कहानी के जो शीर्षक है, इसका औचित्य है, यह कहा जा सकता है कि यह शीर्षक पूर्णतः सफल है। शीर्षक के आधार पर ही कहानी चलती है और कहानी अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहानी के जितने भी 6 तत्व होते हैं, उन 6 तत्वों के आधार पर नमक का दरोगा कहानी है, वो पूर्ण कहानी है, एक सफल कहानी है, एक उद्देश्य को लेकर आती है और अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल होती है। इसी के साथ नमक का दरोगा कहानी की समीक्षा पूर्ण होती है।